हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 25 जून 2025 और आज द हिंदू का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ में मैंने पिक किया है डिस्कशन के लिए। ये लिखा है आर्टिकल टीएस तिरुमूर्ति जी ने। टीएस तिरुमूर्ति जी जो है ये बेसिकली हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूएन के। ये एक इंडियन फॉरेन सिविल सर्वेंट रह चुके हैं जिन्होंने पास में एक यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। और इन्होंने यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है ईरान और इसराइल की, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा, अ रीसेट इन वेस्ट एशिया, अ डी एस्केलेशन फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पे उन्होंने ये बात डिस्कस करने की बात करी है कि वेस्ट एशिया में एक नया, ये इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट के बाद ये वेस्ट एशिया कंट्रीज जो है, गल्फ रीजन जो है, यहाँ पे पूरा का पूरा रीसेट हो गया है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए डी एस्केलेटरी स्टेज यहाँ पे देखने के लिए मिली है कि एक सीज फायर जो हुआ है, ये सीज फायर सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच में नहीं हुआ है, या डी एस्केलेशन सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच में नहीं हुआ है। ये डी-एस्केलेशन पूरे वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेबल रहा है और डी-एस्केलेशन एक ऐसी चीज़ बन गई है, जो आज की डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड हर कंट्री को प्रैक्टिस करना पड़ेगी और करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे डिस्कशन कैसे स्टार्ट होता है, जैसे इंट्रो में यहाँ पे जो ऑथर है, वो डिस्कस करते हैं कि वेस्ट एशिया जो है यहाँ पे ईरान ने में इज़राइल ने और यूएस ने मिलके जो बॉम्बिंग्स करी है, उन बॉम्बिंग्स के बाद यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ की जो पूरा का पूरा रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस है कंट्रीज़ के बीच में, जो जो बोलते हैं जो ज्योमेट्री, सिमेट्री है, जो भी आप बोल लीजिए कैलकुलस है, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जैसे इस पूरी की पूरी प्रोसेस में ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला इज़राइल और ईरान के बीच में, इसमें एक बड़ी अजीब-सी चीज़ हमको देखने को मिली कि इसमें लगभग सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं उस रीजन में और उस रीजन के बाहर भी, उन्होंने उस ईरान के ऊपर जो भी बॉम्ब गिराएगा उसको ओपनली अप्रूव करा। ओपनली या फिर इनडायरेक्टली उसको अप्रूव करा। किसी ने उस पे क्वेश्चन नहीं उठाए। जैसे यूरोपियंस जो हैं वो बोलते रहे कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। रशिया और चाइना, जिन्होंने ईरान के साथ पिछले साल और 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है साइन किया था ईरान के साथ, रशिया और चाइना ने, उस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद भी दोनों कंट्रीज ने ईरान की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अपनी बात नहीं बोली, कोई भी अपना स्टेप नहीं लिया, कोई भी जो है स्टेटमेंट या जो है कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या वो उस प्रोटेस्ट के लिए या उस कन्फ्लिक्ट के लिए क्या सोचते हैं। उन्होंने पूरा पूरा कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जब ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इन सबको जब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वेस्ट एशिया में, तो उसको स्टॉप करने के लिए वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे या कोई स्टेप नहीं लेंगे। ऐसा उन्होंने कॉन्शियस वहाँ पे डिसीजन लिया। तो अब जब ये पूरी की पूरी बॉम्बिंग हो चुकी है, पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो अब रियलिटी क्या है? जैसे वेस्ट एशिया की रियलिटी अब पूरी की पूरी चेंज हो गई है। जैसे बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया की डायनामिक्स थी, वो ये थी कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखने वाली 2 ही कंट्रीज़ थी इस रीजन में, जो मिलिटरीली जो एक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसको हम मानेंगे, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है रीजन में, वो 2 थी। वन वाज़ द इज़राइल एंड द सेकंड वाज़ ईरान इटसेल्फ। लेकिन जब ईरान अब डिस्ट्रॉय हो गया है या कोलैप्स होने लगा है, यहाँ पे बॉम्बिंग करके उसका जो एक मेन पिलर था उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, दैट इज द न्यूक्लियर वेपन्स इट वाज डेवलपिंग। तो अब इस रीजन में इसराइल के अलावा कोई भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कंट्री या सिग्निफिकेंस रखने वाली मिलिट्री कंट्री नहीं बचती। जैसे यहाँ पे इसराइल जो है अकेली कंट्री है वेस्ट एशिया में जिसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसलिए ये डोमिनेंट न्यूक्लियर पावर की तरह इसराइल जो है बचता है या मेंटेन रहता है। इस रीजन में 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं, जो यहाँ पे अक्रॉस द रीजन एयर और सी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अमेरिका ने मेंटेन किए हुए हैं। तो मतलब इसराइल और इसराइल को प्रोटेक्ट करने वाला जो उसका एलाई है यूएस, अब इनके लिए कोई भी मिलिट्री चैलेंज, बड़ा मिलिट्री चैलेंज इस रीजन में नहीं बचता। और यही एक नई रियलिटी है जिससे वेस्ट एशिया को आप एडजस्ट करना पड़ेगा या एक्सेप्ट इसको करना पड़ेगा। जो ईरान की स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री डेप्थ थी इस रीजन में, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, उसके कारण वो उसको बाकी की कंट्रीज के लिए थ्रेट बनाता था। अब वैसा कोई थ्रेट मेंटेन करने वाला कोई इस रीजन में कंट्री नहीं बचता। ईरान जो है ये अलग-थलग कंट्री इसलिए हो जाता था क्योंकि ईरान की अपनी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही थी जिसके कारण बाकी की जो गल्फ कंट्रीज थी, जैसे कि यूएई, सऊदी, देन उसके बाद इराक, ये सारी कंट्रीज ईरान को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में ये डर था कि ये जो सुन्नी इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम रेडिकलिज़्म फैलाने की कोशिश कर रहा है,
इस्लामिक रेडिकलिज्म, देन उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपोज़िशन में वेस्टर्न इम्पीरियलिज़्म के अगेंस्ट में जो एक आइडियोलॉजी रखता है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ईरान जो है, उसको बाकी कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट में अपोज़िशन में रखता था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ ईरान के अगेंस्ट में कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेने से डरती थी या बचती थी, क्योंकि ईरान इज़ स्टिल अ वेरी पावरफुल मिलिट्री कंट्री, जो उन दूसरी कंट्रीज़ को काउंटर करने की कैपेसिटी रखता था। कपल्ड विद द फैक्ट कि वो अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी डेवलप कर रहा था, तो दूसरी कंट्रीज़, कोई भी कंट्री उस ईरान के अगेंस्ट में जाने से बचती थी या 10 बार या 5 बार सोचती थी। यहाँ पे इज़राइल जो है, सिर्फ़ ये इज़राइल को कंटिन्यूअसली थोड़ा ज़्यादा एंटागोनिज़्म ईरान से इसलिए भी था, क्योंकि ईरान इज़राइल के एक्जिस्टेंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार की वो बाकी की जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके एक्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन इज़राइल के एक्जिस्टेंस को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इंटरफेरेंस इस रीजन में है, गल्फ़ रीजन में, उसको वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। फॉर दैट रीज़न ओनली यूएस, अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ और इज़राइल जो है, ये टोटली ईरान के अगेंस्ट में एंटागोनिज्म चलती थी। अगर ईरान की बाकी कंट्रीज़ के साथ इस रीजन में रिलेशन खराब थे, तो ये मान के चलिए कि इज़राइल और यूएस के साथ वो रिलेशंस एकदम वर्स्ट थे। लेकिन पॉइंट ये था कि अभी ये दोनों कंट्रीज़ जो थी, जैसे इज़राइल एक साइड और ईरान दूसरे साइड, ये दोनों एक-दूसरे को इस रीजन में बैलेंस करते थे। कोई भी ऑल पावरफुल कंट्री पूरी की पूरी नहीं बन सकता था या बन पा रहा था, तो ये चीज़ों को वेस्टर्न एशिया में बैलेंस रखता था। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे अब चेंज इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब जब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, तो अब यहाँ पे सिर्फ़ एक इज़राइल सुपर पावर बचता है। कपल्ड विद द फैक्ट कि गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, बाकी की जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये इज़राइल और यूएस के साथ अभी रिलेशन को अच्छा करने पे काम कर रहे हैं। तो उस केस में यूएस के साथ, ये यूएस और इज़राइल के साथ मिलके बाकी कंट्रीज़ ने ये जो अब्राहम एक्कॉर्ड साइन किया है, जिस अब्राहम एक्कॉर्ड्स के अंडर में ये इज़राइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आगे चल के पूरा का पूरा जो बैलेंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ में या वेस्ट एशिया में, ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के फ़ेवर में और इज़राइल के फ़ेवर में टिल्ट कर देगा। नाउ देयर इज़ नो कंट्री इन द रीजन जो इज़राइल को अपोज़ करती है, बैलेंस करती है या वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरफेरेंस को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश करती है, क्योंकि ईरान के साइज़ को कट डाउन उन्होंने, ईरान की जो पावर है उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कट डाउन कर दिया। तो अब आगे आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ सही है? मतलब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अब ईरान इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है इस रीजन के लिए, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? तो ऑथर का कहना है कि ये एकदम अच्छी चीज़ भी नहीं है। इस प्रॉब्लम के साथ एक कंट्री यहाँ पे ऑल सुपर पावरफुल बन जाए, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे इज़राइल का हमेशा से एक पूरा का पूरा ड्रीम रहा है कि जॉर्डन रिवर रिवर इन द वेस्ट एंड मेडिटेरेनियन सी इन द ईस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक वो अपना रीजन या अपने नेशन को डिक्लेयर करना चाहते हैं। वो इज़राइल को एक रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं इस रीजन में कि ये लैंड उनको बिलॉन्ग करता है, और ये जो मेडिटेरेनियन सी से लेके जॉर्डन रिवर तक का जो रीजन है, यहीं पे गाज़ा स्ट्रिप भी आती है और पैलेस्टीन भी आता है, जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं, और ये रिमूव करने का उनका पूरा-पूरा प्लान है इज़राइल का, ऐसा ऑथर का कहना है। इनका कहना है कि हाँ, वो बात आपकी सही है कि इज़राइल का जो है अपना खुद का नेशनहुड का जो है वो राइट है। ठीक है, इज़राइल भी है, इज़राइल के भी अपने खुद के लोग हैं, उनको भी अपने एक नेशनहुड की ज़रूरत है। प्रॉब्लम उस कांसेप्ट में नहीं है कि इज़राइल अपने नेशन के लिए डिमांड या फाइट कर रहा है। प्रॉब्लम इस कांसेप्ट में है कि सिंस इज़राइल हैज़ नाउ बिकम ओवर पावरफुल इन दिस रीजन, तो अब अगर पैलेस्टीन के लोगों के ऊपर कोई अटैक होगा, कोई मिज़री आएगी, कोई उनके साथ इनजस्टिस होगी, कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई इनके साथ एपार्थीड की पॉलिसी फॉलो की जाएगी, तो उस केस में इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्योंकि अभी तक तो ईरान इनको प्रोटेक्ट करने की पूरी गारंटी लेता था, और अगर इज़राइल उनके ऊपर कोई एट्रोसिटी करता था, तो ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू या डायरेक्टली भी कोई ना कोई स्टेप लेने की कोशिश करता था पैलेस्टीन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से गौर फरमाएँ, पिछले 1.5 साल से इज़राइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट में बाकी की जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये सारी कंट्रीज़, कोई भी कतर के बाद यहाँ पे इराक हो गया, कोई भी कंट्री ऑफ़िशियली यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं ले रही कि वो इज़राइल के ऊपर कोई काउंटर करने की कोशिश करे, या इज़राइल के पैलेस्टीन के लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, उनको काउंटर करने की कोशिश करे, या उन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का कोई स्टेप ले। It was only Iran since past 1.5 year which was directly
protesting against the steps being taken by the Israel. इसराइल जो कंटिन्यूअसली पैलेस्टीन के लोगों पे, गाजा के लोगों का अटैक कर रहा था, उसके अगेंस्ट में वॉइस कर रहा था, कंसर्न रेज़ कर रहा था और बात कर रहा था। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर इसराइल पूरे रीजन को, पैलेस्टीन और गाजा को अपने कब्जे में ले लेता है तो वहाँ पे क्या इश्यू होगा, या प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे इसराइल का एक नेशन बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि गाजा और पैलेस्तीन में रहने वाले लोग जब इसराइल के अंदर आ जाएँगे, इसराइल का ऑक्यूपेशन कंप्लीट होने के बाद, तो क्या उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन, एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलेगी उनकी लाइफ को कि नहीं? क्या इसराइल डेमोक्रेटिक कंट्री बनी रहेगी कि नहीं? जैसे जब एक बार जूइश डोमिनेंस उस कंट्री में हो जाएगा इसराइल में, और पैलेस्टीन वाला जो रीजन है, वहाँ पे भी इसराइल का डोमिनेंस हो जाएगा, जूइश पीपल का डोमिनेंस हो जाएगा, तो जो मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं, क्या उनको एडिक्वेट सेफगार्ड और राइट्स प्रोटेक्टेड उनके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या इसराइल आगे भी डेमोक्रेसी फॉलो करेगा या नहीं करेगा? या फिर इसराइल ईरान के कोलैप्स होने के बाद और ईरान के पावर को वीक हो जाने के बाद वो उसको वहाँ पे पूरा अपने कंट्रोल में ले लेगा और जूइश प्रिंसिपल्स या जूइश कल्चर को इम्पोज करेगा। ऑथर का कहना है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि जब भी किसी डोमिनेटेड कल्चर ने दूसरे किसी माइनॉरिटी कल्चर को अपने कंट्रोल में लिया है तो उसको अप्रेस ही करा है। तो चांसेस पैलेस्टीन और गाज़ा अगर इज़राइल के ऑक्यूपेशन में आ जाता है, तो उस केस में आगे चल के वो ज्यूइश पीपल जो है या इज़राइल जो है, वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को दबाने की ही कोशिश करेगा। डेमोक्रेसी के चांसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इज़राइल और यूएस का जो एंड गेम है, ये एंड गोल ये नहीं है कि ईरान को वीक कर देना है, उसका एंड गोल तो कुछ और ही है। का कहना है ऑथर का कि ये ईरान को इस हद तक वीक करना चाहते हैं कि ईरान आज की डेट में सीरिया और या लीबिया की जो हालत है, जहाँ पे 15 से 20 साल से 10 से 15 साल से सिविल वॉर चल रहा है, स्टेट पूरा कोलैप्स हो गया है, डेवलपमेंट का कोई स्टेटस नहीं है, अलग-अलग ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे हैं, कंट्री में गवर्नमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये ईरान की हालत भी वैसी ही करना चाहते हैं और ऑथर का कहना है ये बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है या होता है तो ये पूरा का पूरा रीजन बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ईरान अभी प्रॉब्लम है, तो अगर ईरान की गवर्नमेंट गिर जाती है और ईरान की हालत भी सीरिया जैसी हो जाती है, तो इस रीजन में टेररिज्म और ज़्यादा राइज होने लगेगा, जिससे आगे चल के ना सिर्फ इस रीजन बल्कि इस रीजन के बाहर की कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रेजाइम को गिराना कभी भी इन कंट्रीज का, किसी भी कंट्री का गोल नहीं होना चाहिए, ना ही यूएस ना ही इसराइल का। तो अब लास्ट पॉइंट वो ऑथर क्या बोलते हैं, पॉइंट ये बोलते हैं कि जैसे एक क्राइसिस खत्म होती है तो दूसरी क्राइसिस शुरू होती है। जैसे अभी तक एक क्राइसिस ये चल रही कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, अब दूसरी क्राइसिस आ गई है। ये बात सही है कि ईरान और इसराइल के बीच में सीज़ फायर अनाउंस हो गया है, तो देखने के लिए लगता है कि एक क्राइसिस खत्म हो गई है, लेकिन अभी हमारे सामने दूसरी क्राइसिस आ गई है। और दूसरी क्राइसिस ये है कि जैसे आज वो जो वॉर यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर हो रहा था, वो कतार तक खींचने लगा था। कचर कतर में भी वो यूएस के बेसिस पर अटैक करने लगे थे। अगर कल को यहाँ पे कंडीशंस कंट्रोल नहीं रहती हैं, तो उस केस में आगे चल के दूसरी कंट्रीज़, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ईरान के वीक हो जाने से अब इस रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल को किसी भी कंट्री में कोई भी कृपया कोलैप्स होता है, तो अब यहाँ पे कोई ईरान जैसी कोई कंट्री नहीं बची है जो यहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट को बॉर्डर के बाहर जाने से प्रिवेंट कर पाए। जैसे अगर आगे चलती कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ बैक करती हैं, तो उसके इम्पैक्ट जो है ये दूसरी गल्फ कंट्रीज़ को भी फेस करने पड़ेंगे, वहाँ पे भी वो अटैक हो सकते हैं। वो लोग इस टाइप के अटैक से बिल्कुल भी जो है वो इम्यून नहीं है। तो अब वेस्ट एशिया में एक नई क्राइसिस बनने वाली है। नई क्राइसिस ये है कि इज़राइल यहाँ पे जैसे-जैसे सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, एक सिंगल सोल सुपर पावर जो बन रहा है ईरान इज़राइल, जिसका अपना एक एरेक्स इज़राइल का जो ड्रीम है कि वो जॉर्डन रिवर से मेडिटेरेनियन सी के बीच में अपना एक लैंड कैप्चर कर पाए, ये क्राइसिस अब और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे इज़राइल और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, वैसे-वैसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती जाएगी। इज़राइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इस रीजन में जो डिस्टेबलाइजिंग जो स्टेप्स होते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे और आने वाले टाइम में ऐसा हमको देखने को मिल सकता है कि इज़राइल के अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनमें हमको आगे चल के कुछ रिवॉल्यूशन, क्राइसिस, कोलैप्स, केओस, कूप जिनको हम बोलते हैं, जो भी डिस्टेबलाइज़ेशंस होते हैं किसी भी कारण से, वो डिस्टेबलाइज़ेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चीज़ हमको आगे चल के देखने के लिए मिल सकती है, जिसको हमको कुछ ना कुछ स्टेप जिसके लिए लेने की हमको ज़रूरत है।
इंडिया का इस पे स्टेट क्या है? इंडिया का इस पे अभी तक तो कोई स्टैंड नहीं रहा है। इंडिया ने अभी तक न्यूट्रल स्टेट बना के रखा है। जैसा इंडिया पाकिस्तान की जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो सारी कंट्रीज़ ने ये हिदायत या एडवाइस दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान को डी-एस्केलेट करना चाहिए। कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, आपस में एक-दूसरे से लड़ाई करने से बचना चाहिए। वही एडवाइस इंडिया ने सारी कंट्रीज़ को, जो दोनों पार्टीज़ हैं, उनको दी है, क्योंकि जब सही और गलत का टाइम था तो सारी कंट्रीज़ ने हमको सपोर्ट करने की बजाय डी-एस्केलेट करने की एडवाइस दी थी। तो हमने भी वही चीज़ रिटर्न करने की कोशिश करी है। हमने भी पलट के सही या गलत का डिस्कशन नहीं किया, क्या सही है, क्या गलत है, उस पे कोई बात नहीं करी। हमने भी दोनों कंट्रीज़ जो है, उन कंट्रीज़ को वॉर से पीछे हटने की या कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हटने की हिदायत दी है। तो लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट ऑथर ये बोलते हैं कि आज का जो टाइम है, वो टाइम ये नहीं है कि ये देखा जाए कि जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो इसमें सही कौन है और गलत कौन है, हम ये चेक करें। टाइम ये आ गया है कि अब जो भी साइड्स लड़ रही हैं उनको बस डी-एस्केलेट होने की हम एडवाइस देते हैं, ताकि इंटरनेशनल लॉ या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है बनी रहे। So this was all the article related to West Asian crisis in today's The Hindu. This was very very important. अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं खुद की रीडिंग के लिए। अदर देन दैट हमारा जीएस का मेंटरशिप कोर्स चल रहा है। अगर आप इस मेंटरशिप कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो इस मेंटरशिप कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 8962291192 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जीएस की मेंटरशिप में, यूपीएससी की मेंटरशिप कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस की सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कराऊँगा। मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो आंसर राइटिंग में पर्सनली खुद ट्रेन करूँगा और आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग के साथ-साथ मैं प्रिपरेशन के सोर्सेज़ से रिलेटेड, प्रिपरेशन के फैक्ट से रिलेटेड, मतलब कौन-सा सब्जेक्ट कितना कहाँ से कैसे पढ़ना है, और डाउट क्लियरेंस, हर सब्जेक्ट में डाउट क्लियरेंस करने के लिए फुल्ली मैं अपनी डेडिकेटेड रहता हूँ। तो अगर आप इस मेंटरशिप कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट मी दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।